बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने रेलेवेंट कॉस्टिंग में जीपीएल का क्वेश्चन किया था, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है जी। अच्छा जी, तो और उससे पहले हमने टाइची लिमिटेड वाला कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1। आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ठीक है, ये खुद से कीजिएगा, फिर प्रॉब्लम है कि मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4 पर हाइलो मेथड लगेगा, यहाँ पे देख लेना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर ये समझ आ गई थी, लेकिन वो जो आपने फिर बाद में बताया था कि क्वार्टर में लेके जाने के लिए डिवाइड करना था, पर यहाँ पे क्वार्टर वाला सीन नहीं आएगा ना। इसमें मंथली चल रहा है। हाँ, ये आखिरी 4 महीनों का डाटा है, ठीक है, आखिरी 4 महीनों का डाटा ये। और क्वेश्चन नंबर 5 बाउंस एंटरप्राइज वाला, ठीक है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो ये भी आपका होमवर्क में, 2 आपके होमवर्क में आ गए। और एलिमेंट कॉस्टिंग का आखिरी सवाल रह गया एक, और ये काफी लेंथी सवाल है, रिंग लिमिटेड वाला, ये भी मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, रिंग लिमिटेड वाला। जल्दी से एक नजर मार लें, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा जी बच्चों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, रिंग लिमिटेड is engaged in manufacture and sale of customized product। रिंग लिमिटेड खुद ही चीजें बनाता है और आगे बेच देता है। इन जैन 2020 RL entered into an agreement with Gamma Limited for manufacture and supply of 3500 यूनिट of customized product Zing। RL के पास एक नया ऑर्डर आया कि 3500 क्या बना दो, जिंग बना दो, 3500 क्या बना दो, जिंग बना दो। प्रोडक्ट के नाम याद रखना थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की कहानी दाएं बाएं चल रही होती है। तो कितने यूनिट बनाने हैं, 3500। और एक जिंक कितने का मार्केट में बिक जाता है, 4000 का बिक जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने 3500 जिंक बनाने का ऑर्डर आया। RL प्लेस द ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल AA2। RL ने क्या किया कि भाई 3500 जिंक, अब मेरी कहानी सुनते रहना, ठीक है। RL ने क्या किया कि यार 3500 जिंक बनाने हैं, तो RL प्लेस्ड, पास्ट सेंटेंस है ना। RL ने क्या किया, जैसे ही पता चला यार बनाना है, RL ने क्या किया, AA2 मटेरियल का, रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे दिया। एंड द सप्लायर एग्रीड टू सप्लाई द मटेरियल इन सेकेंड वीक ऑफ मार्च। उसने क्या, मार्च के दूसरे हफ्ते में क्या होगा, मटेरियल भिजवा दूंगा। तो RL ने कहा यार मटेरियल का तो बंदोबस्त हो गया, अब क्या लगेगी, लेबर। RL हैड, देखो फिर पास्ट आ गया, RL हैड ऑल्सो हायर्ड स्किल्ड लेबर। RL ने कहा अच्छा यार 3500 जिंक बनाने हैं, चलो मैं लेबर को भी हायर कर लेता हूं। तो RL ने स्किल्ड लेबर हायर्ड कर ली जिंक बनाने के लिए। मेरी बात समझ आ गई? ये होते जज्बाती फैसले। जिंक अभी बनाया नहीं, अभी जिंक का ऑर्डर आया है, यार ये हमने ऑर्डर बनाना है। तो RL ने मटेरियल भी का भी अरेंज कर लिया, लेबर को भी अरेंज कर लिया। मसला हैवी सीन आ गया, मसला आ गया आगे। हाउएवर इन Feb 2020 GL वेंट बैंकरप्ट। GL बैंकरप्ट हो गया, यानी कि जो हमने जिंक बनाना था ना, वो बंदा ही बैंकरप्ट हो गया। तो अब तो उसके लिए जिंक नहीं बना पाऊंगा मैं। मेरी बात समझ आ गई? उनका ओहो ये क्या हुआ यार, वो तो मैं मटेरियल का भी ऑर्डर दे चुका और लेबर का भी ऑर्डर दे चुका। अब जो जिंक बनाऊंगा अब वो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जिस बंदे को जिंक बनाकर देने थे वो खुद बैंकरप्ट हो गया, तो बिजनेस खत्म हो गया सारा। प्रॉब्लम आ गई, और बोलो ना, आ गई, प्रॉब्लम आ गई। RL हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय सिग्मा लिमिटेड, अप्रोच बाय सिग्मा लिमिटेड। ये बात सब पता चल गई सिग्मा लिमिटेड को कि RL जो ना जिंक बना रहा था और जिंक वाला बंदा बैंकरप्ट हो गया। सिग्मा लिमिटेड भागा भागा RL के पास आया, कहता है यार जो तूने 3500 जिंक बनाने थे ना, अब तू 3500 जिंक ना बना, मेरी प्रोडक्ट बना दे। और मेरी प्रोडक्ट का नाम जिंक नहीं है, डी जिंक है। मेरी प्रोडक्ट का नाम क्या है, डी जिंक है। जो तूने 3500 पहले जिंक बनाना था, अब वो तू 3500 क्या कर, डी जिंक बना दे। मेरी बात समझ आई? क्या RL को ये खबर सुन के थोड़ी सी तसल्ली हुई होगी? थोड़ी सी हुई होगी। अब देखते हैं, इसका मतलब अब जो GL है ना और जिंक है, ये हमारी गेम से आउट हो गया। अब उसकी जगह एंट्री मारी किसने, डी जिंक ने। डी जिंक विच इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जिंक, कहता है जिंक का अगला मॉडिफाइड वर्जन है, इससे बेहतर वर्जन है। ROL can use the order raw material and hired skilled labor for this product।
आरएल ने जो मटेरियल और लेबर मंगवाई थी ना वो डी जिंक में इस्तेमाल हो सकती है। द प्रोडक्शन ऑफ डी जिंक विल टेक 3 मंथ। डी जिंक कितनी देर में तैयार होगा? इसका मतलब ये प्रोजेक्ट कितनी देर का है? 3 मंथ। सारे खर्चे कितने किससे रिलेटेड होंगे? 3 महीने से रिलेटेड होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अब मैं जिंक बना रहा हूँ, डी जिंक बना रहा हूँ। अगर इस तरह की कहानी अगर आप बना लो ना, यकीन करें सवाल को हल करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, मसला क्या होता है, बस हम इंग्लिश में उलझे रहते हैं और फिर नहीं समझ पाते। अब आ जाए मशीनरी। अब ये सारा कुछ किस पे लगने वाला है? डी जिंक पे लगने वाला है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस डी जिंक। डी जिंक को बनाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मशीनरी चाहिए। तो इसका मतलब जो मशीनरी डी जिंक के लिए आएगी ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ये हमारे लिए क्या हो जाएगी बच्चों? रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा जी, लीज मशीनरी फॉर 3 मंथ एंड मंथली लीज रेंटल 2.5 लाख रुपए। हमें पता है कि हमने डी जिंक 3 महीने में बनाना है और 3 महीने के लिए मशीन लीज पे लेंगे, जिसका लीज रेंटल कितना होगा? 2.5 लाख होगा। एंड एन अपफ्रंट पेमेंट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी। एडवांस हमने कितना दे दिया? 5 मिलियन का एडवांस दे दिया, जो कि बाद में हमें मिल जाना है, तो 5 मिलियन तो हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी, ये बाद में मिल जानी है। द अपफ्रंट पेमेंट विल बी फाइनेंस थ्रू रनिंग फाइनेंस 20% पर एनम। लेकिन कहता है जो मैंने एडवांस लेना 5 मिलियन का जो मैंने एडवांस लिया, इस 5 मिलियन के ऊपर 20% मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एज पर लीज टर्म मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट 15,000 विल बी बोर्न बाय लेसर। कहता है जो लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो मशीनरी के ऊपर मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट 15,000 आनी है वो लेसर बोर्न करेगा। तो भाई अगर मैं एक मशीन लीज पर ले रहा हूं, मैं लेसर हूं या लेसी हूं? बहुत अच्छी बात। मैं लेसी हूं भाई, मैं लेसी हूं। ऑनर लेसर होता है, किराए पे लेने वाले लेसी, तो मैं लेसी हूं। तो भाई ये खर्चा तो लेसर ने बोर्न करना है ना, तो भाई मेरे से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको तो गेम से आउट करूं। बस समझ आ रही है? तो चीजों को पढ़ते जाएं, जो जो हमारे काम की नहीं है उसको कांटे लगाते जाएं, क्रॉस लगाते जाएं। अब बताओ यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब अगर मैं मशीन डी जिंक के लिए लेता हूं तो बताएं मुझे मशीन का खर्चा क्या पड़ेगा? नंबर 1 मशीन एक्सपेंस पे आ जाए। अच्छा जी, मशीन के एक्सपेंस पे आ जाए। सर वो हमारी इनकम भी तो बन सकती है, रेलिवेंट इनकम। नहीं, रेलिवेंट इनकम कोई नहीं बनने वाली। अच्छा जी, सवाल का नाम क्या है? रिंग लिमिटेड। और कौन है? ऑटम स्प्रिंग है, स्प्रिंग 2020 है, स्प्रिंग 2020 है। रेलिवेंट कॉस्टिंग, हम रेलिवेंट कॉस्ट करने लगे सबसे पहले। तो सबसे पहले रेलिवेंट कॉस्ट में आ जाएगी मशीनरी। तो मशीन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारी रेलिवेंट होगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया लीज रेंटल। भाई लीज रेंटल कितना है? 2,50,000 है और कितना महीनों का है? 3 महीनों का है। तो 250,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो भाई। आंसर बताओ क्या आता है? 75,000 आ गया। 750,000 आ गया। डन। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास क्या बढ़ गया? इंटरेस्ट कॉस्ट। भाई जो 5 मिलियन मैंने लिया, एडवांस दिया, बैंक से लिया ना, अपने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी में से लिया, ठीक है। अच्छा, और उसके ऊपर 20% क्या पड़ेगा? इंटरेस्ट पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है या फाइनेंस कॉस्ट वर्ड लिखना है? फाइनेंस कॉस्ट आ गई। तो फाइनेंस कॉस्ट कितना लगा? 5 मिलियन पर, और बोलो 20%। 5 मिलियन पर 20%। पूरे साल का या 3 माह का सिर्फ चाहिए हमें? और बोलो सर 3 महीने का चाहिए। तो ये रेट तो पूरे साल का होता है ना, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो 3 महीनों का इंटरेस्ट आ जाएगा। बताओ कितना बनता है? 250,000 आ गया मेरे पास। डन बच्चों, यहां तक कोई टेंशन? तो ये हमारे पास आ जाएगी मशीन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? मशीन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है।
अच्छा जरा मैं इसको जरा पीछे पीछे लिखूँ जरा। अच्छा जी भाई ये वाला कितना आ गया, ऊपर वाला कितना था यार, ये दोबारा सुना 750,000 और ये वाला कितना निकला था 250,000 निकला था, ठीक है। अच्छा जी और इसका टोटल कितना आ गया 1 लाख आ गया, 1 मिलियन आ गया ना, 1 मिलियन आ गया। ये पास मशीन कॉस्ट है। आगे चलें जरा। अच्छा ये पॉइंट 1 पढ़ा हमने, मेरी बात समझ आ गई। पॉइंट 1 पॉइंट 2 पढ़ते हैं। कौन से वाला मंथली, ये वाला कहता है एज पर लीज टर्म मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई जो मैं मशीन किराए पर लूंगा ना, हर महीने मशीन की मेंटेनेंस 15,000 की आएगी, लेकिन ये जो 15,000 का खर्चा करेगा ये लेसर करेगा। लेसर मीन मशीन का मालिक करेगा। तो भाई मैं तो मशीन का किराएदार हूँ ना, मैं तो लेसी हूँ, तो मेरा खर्चा तो नहीं हो रहा 15,000 का, तो मैं क्यों खर्चा रिकॉर्ड करूँ अपना, ये मेरा खर्चा नहीं है। और अगर वो ये इंग्लिश में लिखता कि 15,000 विल बोर्न बाय लेसी, तो भाई ये 15,000 मेंटेनेंस कॉस्ट में मैं ऐड करता यहाँ पे ये 15,000 यहाँ पे और लिखता है मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम से। प्रयास समझ आई। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। लीज मशीनरी एट मंथली लीज रेंटल। लीज मशीनरी एट मंथली लीज रेंटल कहता है अगर हम मशीन को लीज पे लें मंथली तो 1,60,000 की पड़ती है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, लेकिन 6 माह तक की वो हमें मिलती है। इन दिस केस मंथली मेंटेनेंस ऑफ 20,000 विल बोर्न बाय RL। अब RL कौन है, RL बोर्न करेगा ना, RL बोर्न करेगा तो RL का खर्चा हो रहा है। विच विल बी इंकर्ड ओनली इन द मंथ इन विच मशीन इज ऑपरेटिव। कहता है जिस महीने मशीन चलेगी उस महीने मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी और मेंटेनेंस R करेगा। कहता है हमारे पास मशीन, हमने स्पेशलाइज्ड मशीन खरीदनी है। पहली ऑप्शन ये है जिसमें हमारे पास टोटल खर्चा कितना बना था 1 मिलियन का बना था। कहता है दूसरी ऑप्शन ये भी है हमारे पास, दूसरी ऑप्शन ये भी है कि एक मशीन लो जिसका लीज रेंटल कितना होगा 160,000 और वो 6 माह का होगा, ठीक है। और उसमें जो मेंटेनेंस होगी वो आपको करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी आपको, देखो ऊपर वाली मशीन का किराया कितना पर मंथ 2.5 लाख, इसका कितना है 1,60,000। तो हमें लगता है यार ये तो किराया कम है, लेकिन ऊपर वाली मशीन 3 माह के लिए, नीचे वाली मशीन कम से कम 6 माह के लिए हमें अपने पास रखनी पड़नी है। अब चेक करते हैं ऑप्शन 2 में मशीन लीज मशीन कितने की पड़ेगी। ये मशीन लीज ऑप्शन 1 वाली, ये मशीन लीज ऑप्शन 2 वाली। अब ऑप्शन 2 चेक करते हैं। ये मशीन कॉस्ट होगी, ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 होगी। और इसी मशीन की हमारे पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं मशीन कॉस्ट क्या आई। लीज रेंटल कितना है 1,60,000। 1,60,000। ये 3 माह के लिए 6 माह के लिए, ये 6 माह के लिए। आंसर बताओ क्या है 960,000 आ गया। और अब की बार फाइनेंस कॉस्ट तो इसके लिए नहीं है क्योंकि वो एडवांस में लिखवाना पड़ रहा, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो RL बोर्न करेगा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी 20,000 और जितनी मशीन चलेगी उतनी मेंटेनेंस कॉस्ट करानी पड़ेगी। और मशीन ने 3 माह चलना है सिर्फ, तो 60,000 आ गया। ऐसी है। चलो इन दोनों को ऐड करो, बताओ आंसर कितना आया। 10 लाख कितना 10,20,000। यानी कि अगर ऑप्शन 2 पे जाता हूं तो 20,000 रुपए ज्यादा पड़ रहे हैं, तो मैं किस ऑप्शन पर जाऊंगा ऑप्शन 1 पर। ऑप्शन 1 पर जाऊंगा। इसका मतलब मशीन कॉस्ट मेरे पास कितनी आएगी ऑप्शन 1 वाली। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 मिलियन। ये 1 मिलियन मेरी मशीन कॉस्ट आ गई। यहाँ पर मेरी चल रही है रेलिवेंट कॉस्ट, ये चल रही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट चल रही है और ये 1 मिलियन आ गई इन दोनों ऑप्शन से। डन, यहां तक बात समझ लगती है। यस सर। अच्छा ये हमारा स्टेप। अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद मजे की बात यह है इसमें पूरा सवाल जितना मर्जी लेंथी हो, मान लो कि बस समझो कि बस इतना सा सवाल मुझे हल करना है, क्या इतना सा पोर्शन हल करने में कोई प्रॉब्लम होगी। अब मत समझे कि अच्छा यार ये तो इतना लेंथी सवाल है, यार ये तो इतना लेंथी सवाल है,
पता नहीं कैसे होगा भाई, इतना लेंथी सोचना ही नहीं है। आप समझो बस एग्जामिनर ने सिर्फ यहां से लेके यहां तक आपसे इन्फॉर्मेशन पूछिए, उसका मुझे जवाब लिखना, लिख लिया, अब इसका ताल्लुक खत्म हो गया। अब अगला सवाल है मटेरियल का। भाई आप समझो बस मेरे पास एग्जाम में सवाल आया यहां से लेके यहां तक, बस यही सवाल है, ना इसके दाएं सोचना ना बाएं सोचना, ठीक है। कॉस्ट काउंटिंग में नीचे वाली चीजों का ऊपर से बहुत कम ताल्लुक होता है, ठीक हो गया। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट थोड़ी है जिसका ताल्लुक ट्रायल बैलेंस से भी जाएगा, सही है। तो समझो बात इतना सवाल है, इसको हल करना है। अब आ जाए मटेरियल के ऊपर। एकदम पूरा सवाल ना पढ़े, एक मर्तबा पूरी नजर सवाल को दौड़ा लो, पूरी नजर मार लो, उस सवाल को एक मर्तबा जब रीड कर लोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन की नेचर क्या है और किस किस तरह की चीजें आई हैं। फिर जब एक्चुअल में आप वर्किंग करना शुरू करोगे ना, फिर आपने इस 2 पॉइंट को पढ़ा और इनको वर्किंग करके छोड़ दिया, कुछ ना कुछ तो सही होगा। फिर अब इसको छोड़ दो, अब बस इतना पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक सिर्फ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन पढ़िए और इसी को ही लिखना आगे। अब आगे मटेरियल साथ लेबर को मिक्स करके रीड नहीं करना, सही है। जब तक वो कोई लिंक क्रिएट ना करे, और नॉर्मली वो नहीं करता, सारी इन्फॉर्मेशन उसने अलग अलग रखी होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल पर आ जाए जनाब। डायरेक्ट मटेरियल पे वो क्या कहता है, कहता है भाई ईच यूनिट, बच्चों कितने यूनिट, डी जिंक का जो एक यूनिट बनता है उसमें AA2 के 15 यूनिट लगते हैं, A78 के 10 यूनिट लगते हैं और C11 के 5 यूनिट लगते हैं। यानी कि 3 तरह का मटेरियल लगता है। 3 तरह का मटेरियल हो तो कहीं जाकर डी जिंक बनता है, यानी कि मटेरियल AA2 भी है, मटेरियल A70 भी है और मटेरियल C11 भी है। अब समझ लग गई, ये बात समझ लगती है। अब बस ये समझो कि भाई एग्जामिनर ने ना यहां से लेके यहां तक सवाल दिया, बस ये सवाल है, समझो आगे सवाल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, मान लो कि बस ये सवाल है, बस ये सवाल है, बस कोई डर लगेगा, बस यही सवाल है। अच्छा, नीचे वाला सवाल भी कोई नहीं है, नीचे वाले भी सवाल नहीं है, तो आपको टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 1 कर लिया, समझो पॉइंट नंबर 3 नहीं है, सिर्फ पॉइंट नंबर 2 है, सिर्फ 2 को कल सॉल्व करो। 1 और 2 कर लिया, समझो बस फिर पॉइंट नंबर 3 एग्जामिनर ने मुझसे पूछा, बस 3 सॉल्व करूंगा। भाई अलग अलग कर लो, आराम से सॉल्व होता रहेगा, ऑटो सॉल्व होता रहेगा। जब को नहीं यार सारा सवाल इकट्ठा चलाऊंगा, ना सारा सवाल इकट्ठा चलना है, ना इकट्ठी रीडिंग होनी है। ये सवाल को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है। अब आ जाए, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को पढ़ना है, भाई पॉइंट नंबर 2 को देखना भी नहीं है। बात समझ आई, इसको देखना भी गुनाह है, आंखें बंद कर लो, गुनाह मिलेगा ना मेरा में आपके लिए। पॉइंट नंबर 2 और 3 सही है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 पढ़ो जल्दी से। पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है 15 यूनिट ऑफ A22 RL हैड ऑलरेडी ऑर्डर। भाई रॉ मटेरियल आ गया ना, अब रेलिवेंट कॉस्टिंग फॉर मटेरियल आपके माइंड में बच्चों होनी चाहिए, वो है ना। अच्छा जी, कहता है कि एक डी जिंक बनाने के लिए मुझे AA2 के 15 यूनिट चाहिए। कितने यूनिट चाहिए? 15 यूनिट चाहिए। RL हैड ऑलरेडी ऑर्डर 50,000 यूनिट ऑफ AA2। भाई जब जिंक बनाना था तो पहले जज्बात में आके ऑर्डर दे चुके थे ना, वो पहले ही 50,000 यूनिट का क्या कर चुका था, ऑर्डर दे चुका था। और वो कितने का हमें पड़ रहा था, 75 पर यूनिट का। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जिंक, जब हमने जिंक का कॉन्ट्रैक्ट किया था, द करंट मार्केट प्राइस फॉर AA2 इज 80 पर यूनिट। भाई 80 पर यूनिट कितना है, ये करंट मार्केट प्राइस है AA2 की। ये तो हमारे जब ऑर्डर्ड, ये तो पास्ट है ना, जब हमने पहले 50,000 का ऑर्डर दिया था AA2 का तो 75 रुपए का मिला। आज की डेट में AA2 मार्केट में 75 का नहीं बल्कि 80 रुपए का हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुलफिल्ड, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट हम फुलफिल नहीं करते बच्चों, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट हम फुलफिल नहीं करते, अ पेनल्टी ऑफ 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी पेबल बाय RL। कहता अगर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो 20% RL को पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? भाई हमने पहले वाले सप्लायर से 50,000 का मटेरियल खरीदने का वादा किया था। अगर मैं कहता नहीं यार वो माजरत, तुमसे 50,000 का मटेरियल खरीदना था जिंक बनाने के लिए, पर मसला ये हुआ यार जिंक वाला तो हो गया बैंकरप्ट। जिंक वाला क्या हो गया, बैंकरप्ट।
तो चलो यार हमने एग्रीमेंट खत्म करते हैं। तो वो ये कह रहा है अगर हम एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो 20% हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब आ जाए तो हमारे पास कितने ऑर्डर यूनिट कर दिए थे हमने? 50,000। अगर ये 50,000 का एग्रीमेंट तोड़ता हूं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूं, तो भाई मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बात समझ आई? अच्छा जी, और नए यूनिट्स कितने चाहिए मुझे? 15। और डीजिंग कितने बनाता हूं मैं? कितने बनाने डीजिंग? 3500 यूनिट डीजिंग बनाने। ये तो मैंने ऊपर बताया था आपको, ये पड़ा हुआ है। डीजिंग 3500 बनाने हैं। इसका मतलब अगर डीजिंग 3500 बनाने हैं, एक डीजिंग बनाने के लिए 15 यूनिट चाहिए, तो बताओ AA2 डीजिंग बनाने के लिए कितना चाहिए होंगे? 35 को 100 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 52,500। इसका मतलब मुझे टोटल AA2 चाहिए। AA2 मटेरियल है ना, ये कितना चाहिए मुझे? बोलो ना यार। 3500 मल्टीप्लाई बाय 15, 52,500 AA2 चाहिए मुझे, तब जाकर 3500 डीजिंग बना पाऊंगा। वो क्या मेरी बात समझ भी लगती है या हाँ हाँ करते रहते हैं? लगती है। अच्छा भाई 50,000 तो ऑलरेडी पड़े हुए मेरे पास, तो कह सकता हूं 52,000 में से 50,000 तो पहले ही पड़े हुए हैं। और वो कितने के खरीदे थे? 70। और बोलो वो कितने के खरीदे थे? 75 के खरीदे थे। यहां तक मेरी बात समझ लगती है? अच्छा जी, टोटल AA2 हमें इतने चाहिए 52। 50,000 हमने पहले खरीदे हुए थे। जरा यूनिट ऑर्डर यहां पे कर दूं फेस पे या सोल्यूशन में कर दूं? वर्किंग यहीं पे कर दूं। ये जो 50,000 हैं बच्चों, ये कितने के पड़े थे? 75 के। आंसर बताओ क्या आया? रुपीज इन 1000 कर लेना यार। 3750 आ गया। रुपीज इन 1000 कर लो जरा। ये आ कर लिया। 52,500 चाहिए। 50,000 तो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका था भाई। और फर्दर मार्केट से कितने खरीदूंगा? 2500 और खरीदूंगा। और ये जो 2500 मार्केट से खरीदूंगा ये कितने के मिलेंगे? अब 80 रुपए के मिलेंगे। तो भाई ये लो 2500 ही आगे। तो 50,000 2500 टोटल कितने बन गए? 52,500। और ये मार्केट से मिलेंगे मुझे 80 के। आंसर बताओ क्या है? 200 आ गया। यहां तो कोई टेंशन? क्लियर? अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये जो उसने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो 20% पेनल्टी पड़ेगी। बताओ ये 20% पेनल्टी का मैं क्या करूंगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन। इनकम बन जाएगी क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा ना। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना बनता था। ये तो जो 50,000 यूनिट तो ये तो जिंक के लिए थे, और जिंक वाला बैंकरप्ट हो गया तो मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ना था। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता तो ये 20% पेनल्टी एक्सपेंस होता मेरा। पर मैंने क्या किया? इस 50,000 यूनिट जिंक वालों को डी जिंक में इस्तेमाल कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट टूटने से बच गया। एक खर्चा होना था, अब वो नहीं हो रहा। एक्सपेंस का ना होना क्या होगी? इनकम होगी। बात समझ लग गई? तो भाई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 75 कितनी अमाउंट बनी थी? 3750। इस 3750 का 20% ले लें, सही है? वो हमारी इनकम बन जाएगी। अब यार वो जगह नहीं है यहाँ पे, वरना मैं लिख लेता। लिख लूं छोटा सा। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 75 और मल्टीप्लाई बाय 20%, यानी कि 3750 का 20% ले लो। आंसर क्या था? 750। ये 750 मेरा एक्सपेंस सेव हुआ। ये क्या हुआ? पेनल्टी सेव हो गई। और इनकम बन गई तो माइनस किया, तो ये मेरे पास रेलिवेंट कॉस्ट बन गई AA2 मटेरियल। क्या आंसर आता है? बोलो। दोनों जमा करो यार। 750 माइनस, हाँ 3200। 3200 का मतलब 32 लाख ना? ऐसे ही है।
इसका मतलब AA2 मटेरियल आ गया। चलो यहाँ पे लिख लें। अब आ गया कौन? मटेरियल। अब मुझे बताओ सवाल क्या मुश्किल है भाई? अगर तोड़ तोड़ के करो सवाल खुद ब खुद चलता है। और मटेरियल में पहला मटेरियल कौन है? AA2। और AA2 कितने का आया? और बोलो ना यार, 32 लाख का आया। सारी वर्किंग करूं मैं या टोटल लिख दूं? हाँ, वर्किंग सारी ये हुई है। कहते हो फेस पे दोबारा लिख दूं या सिर्फ टोटल लिख दूं? जल्दी से मशवरा दिया करो। AA2 ये आ गया। आगे चलो, अगला मटेरियल आ गया A78। अगला मटेरियल कौन आ गया? A78 नहीं, A78 आ गया। ठीक है, अच्छा जी यार जल्दी से लिख ही लेते हैं सर। ये जो हमारे पास हाँ हाँ, एक मिनट मैं जरा वर्किंग लिख लूं। यूनिट्स ऑलरेडी ऑर्डर्ड, सोल्यूशन जरा कंप्लीट हो जाए ना। यूनिट्स ऑलरेडी ऑर्डर्ड, कितने ऑर्डर दिए हुए थे हमने? ऑलरेडी ऑर्डर 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है, अच्छा कितना आंसर आ गया था हमारे पास? 3750,000। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर 2500 और 80 के हिसाब से अब मिलेगा। उसका आंसर कितना था हमारा? कितना? 2 लाख आ गया। और फिर इसके बाद पेनल्टी सेव हो गई, पेनल्टी सेव्ड हो गई। तो 50, बस इसके ऊपर 20% लगा दो यार बस। ठीक है, पेनल्टी सेव हो गई। 3750,000 का 20%, 7,50,000। तो ये हमने माइनस किया तो ये 32 लाख बन गया। ठीक है, तो ये बन गया 32 लाख। ठीक है, तो ये हमारा 32 लाख बन जाएगा। अब आ जाए अगला मटेरियल A78 जी। सर हम 50,000 के इसमें रेलेवेंट कॉस्ट ले रहे हैं क्योंकि वो हम उसी प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं। प्रोडक्ट 50,000 हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है ना, क्योंकि ये मटेरियल डीजिंग में लगना है। ये डीजिंग में लग जाए। हाँ हाँ, और हम कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कि ये वाले जो बनाते हैं। सर अगर यही 50,000 यूनिट पहले से हमारे पास पड़े होते तो फिर ऑलरेडी अगर स्टॉक में होते फिर ना होते, फिर ये रेलेवेंट कॉस्ट ना होती। इसको जो बेचने की कॉस्ट होती वो रेलेवेंट कॉस्ट होती अगर ऑलरेडी इन स्टॉक होते। ये तो अभी खरीदे नहीं ना, खरीदने हैं। ठीक है, A78 पे आ जाए। अच्छा जी, A78 भाई, A78 मुझे टोटल कितने चाहिए? 3500 मल्टीप्लाई बाय 10। 3500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने चाहिए मुझे? 35,000 यूनिट चाहिए। बच्चों कितने चाहिए? 35,000 यूनिट चाहिए A78। अब देखते हैं A78 में क्या कहानी सुनाते हैं। कहता है A78 इज अवेलेबल इन मार्केट एट ₹110 पर यूनिट। भाई मार्केट में 110 रुपए पर यूनिट मिलेगा। However, it can also be produced internally at variable cost ₹80 पर यूनिट। कहता है मार्केट में 110 रुपए का मिलेगा। कहता है यार घर में बनाए तो 80 रुपए का बना सकता हूं मैं। फिक्स कॉस्ट वुड बी अब्सॉर्ब 25 पर यूनिट। तो 80 और 25 अगर जमा भी करें तो कितना बनता है? 105। यानी कि घर में 105 का पड़ रहा है, मार्केट में 110 का पड़ रहा है। इंटरनली प्रोड्यूस A78 वुड बी सब्जेक्टेड टू 20% नॉर्मल लॉस। कहता है अगर घर में बनाऊंगा तो 20% का नॉर्मल लॉस हो जाएगा। अब बताओ मार्केट से 110 का खरीद लूं या घर में बनाकर 20% लॉस के साथ वो इस्तेमाल कर लूं? क्या मशवरा है आपका? आपका मशवरा क्या है? आपका मशवरा ये कि एक साथ कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करके जो जवाब आएगा वो मशवरा देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आसान वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। भाई अगर मार्केट से परचेज करूंगा, अगर मैं परचेज करूंगा तो भाई डीजिंग कितने हैं? 3500 और एक डीजिंग में 10 यूनिट लगने हैं तो 35,000 यूनिट आ गए। मेरी बात समझ लगती है? ये 35,000 यूनिट आ गए। और मार्केट से कितने का मिलेगा? 110 का, ₹110 का।
तो बताओ कितना खर्चा लगेगा? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 110 कर लो। 3,85,000 ये खर्चा लगेगा। और अगर मैं इंटरनली प्रोड्यूस करूं, अगर मैं इसको इंटरनली प्रोड्यूस करूं, नहीं, प्रोड्यूस इंटरनली में आ जाए बच्चों, प्रोड्यूस इंटरनली में आ जाए। कितने यूनिट बनाने हैं? 35,000 यूनिट लिख लो, इतराज तो नहीं है? या 3500 मल्टीप्लाई 10 कर दूं? 35,000 आ गए। ये 35,000 यूनिट्स आ गए मल्टीप्लाई। एक यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आनी है? 80 आनी है। ये 80 आ गई भाई। फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होती है, फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट, एब्जॉर्ब कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होती, तो इसको काटा लगा दो। ये जो आएगी ये तो 100% है ना, पर भाई इसमें 20% की वजह है नॉर्मल लॉस हो जाना, तो आउटपुट कितने पर आएगा? 80 पर। तो मुझे तो 100 के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, तो क्या करूंगा, इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसा कर लो, या डिवाइड कर दो किससे कर दो? 0.8 से। तो ये ग्रॉस होके 100 पे पहुंच जाएगा। क्या मैं बात समझा पाया? ये तो बच्चों वाली बात है यार, बड़े हो गए आप लोग। आंसर बताओ क्या आया? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 0.8। आंसर इज 35 लाख आ गया। 35 लाख आ गया। अब मुझे बताओ इन दोनों में से सस्ता कौन पड़ रहा है? विच एवर इज सस्ता? और बोलो ना 35 लाख। भाई 35 लाख मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी, इसमें कोई टेंशन। तो 35 लाख मेरी क्या होगी? रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आज जरा अब जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, A78 के साथ क्या सलूक किया? अच्छा जी, परचेज करें तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 110। आंसर इज 3750,000। हाँ 3850। और अगर प्रोड्यूस इंटरनली, या मैन्युफैक्चर करें तो आंसर कितना आएगा? 35,000 वेरिएबल कॉस्ट 80%, 20% लॉस होना है तो 0.8 से डिवाइड कर दो, या 80 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। आंसर कितना आया? 35 लाख। और इनमें से सस्ती कॉस्ट किससे पड़ी है? हमने लेना है लोअर वाला। तो लोअर कौन है? 35 लाख। तो ये 35 लाख मेरी आ जाएगा A78। ठीक है जी। चलो जी, अब पढ़ते हैं लास्ट वाला मटेरियल कौन है? C11। भाई C11 पर आ जाओ, C11 पर आ जाओ। C11 में वो क्या कह रहा है? C11 में वो कह रहा है 5 यूनिट। इसका मतलब 3500 मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो C11 कितने बनाने पड़ेंगे? 3500 डीजिंग है, एक में 5 लगने, कितने बनने पड़ेंगे? 17,500 मुझे C11 चाहिए। अच्छा, कहता मार्केट में C11 कितने का मिलता है? 20 रुपए पर यूनिट का मिलता है मार्केट से। हाउएवर अ सब्स्टिट्यूट मटेरियल D50 कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इट एट कॉस्ट ₹15 पर यूनिट। कहता है भाई ये जो मेरे पास C11 है ना, इसको D50 पे भी लगा सकता हूं और D50 बेचूंगा, फायदा मिलेगा। लेकिन C11 को D50 में कन्वर्ट करने के लिए 15 की क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेसिंग कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी। ये पता चल रहा है मैं किस पॉइंट पर आ गया? वो अपॉर्चुनिटी कॉल में 3 पॉइंट जो बताए थे, सब्स्टिट्यूट मटेरियल वाला याद आ गया? आखिरी पॉइंट है। प्रेजेंटली 5000 यूनिट ऑफ D50 इज अवेलेबल इन स्टॉक। कहता है जो मैं D50 बनाऊंगा वो ऑलरेडी मेरे पास 5000 अवेलेबल ऑलरेडी पड़े हुए हैं स्टॉक में। तो 5000 जो D50 है वो ऑलरेडी स्टॉक में पड़े हुए हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर परचेजिंग फॉर प्रीवियस ऑर्डर, D50 was purchased at 5 per unit and can be sold back to supplier 3 per unit।
कहते जो 5000 D50 खरीदे थे 5 का खरीदा था और अगर आज बेचूं तो 3 रुपए का बेचूंगा। अब चेक करो 3 तरह की वैरायटी आ गई, एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गया, एक NRV आ गया और C11 को मार्केट प्राइस पे खरीदना आ गया। अब मैं ये दिखूंगा कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल है। तो भाई मुझे यूनिट कितने बनाने हैं, नहीं 17,3500 बनाने हैं और C11 कितना चाहिए 17,500 चाहिए। अब देखते हैं 17,500 में क्या वैरायटी आती है। ठीक है चलिए भाई C11 कितने चाहिए 17,500 बल्कि ऐसे 17,500 मुझे C11 चाहिए। अब यहां से 2 हिस्से मेरे पास हो गए। 5,000 तो D50 की शक्ल में ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं, 5,000 पड़े हुए हैं, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल इन स्टॉक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस और बोलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लोअर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो भी फैसला कर लेते हैं क्या है। बाकी 17,500 में से 5,000 माइनस करो, पीछे जिन्होंने कितने बचे 12,500। भैया 12,500 में तो कोई लड़ाई नहीं है ना, ये तो चुपचाप मार्केट से खरीदूंगा और मार्केट में कितने का मिलता है C11 20 रुपए का मिलता है। ये तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया। ठीक है इसका तो बताओ आंसर क्या आता है 15,000 बार 5,000 यूनिट तो D50 के नहीं जी हमारे पास स्टॉक तो है ना, हमारे पास स्टॉक तो है ना। ठीक है जो D50 है वो भी डी जिंक के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए 50 रुपए खर्च करूंगा तो D50 डी जिंक के लिए इस्तेमाल वाले यूनिट बन जाएंगे। सही है D50 को डी जिंक में कन्वर्ट करूंगा ना, और कन्वर्ट करने के लिए 15 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बस वो फैसला कर लेते हैं अभी ऊपर 5,000 के साथ क्या सलूक करना। पर 12,000 तो आसान है ना, 12,000 तो मार्केट से खरीदने पड़ेंगे 20 रुपए पर। मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 250,000, तो ये आ जाएगा 250,000। ठीक है अब देखते हैं कि यहां पे मार्केट प्राइस कितनी है 20 है, मार्केट प्राइस कितनी है 20 है। और लैपटॉप भी ऑफ होने वाला है यार। मार्केट प्राइस आ गई मेरी 20। अब चेक करनी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, फिर इन दोनों में से लोअर को 5,000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब उसकी कहानी सुन लें क्या है। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि अगर मैं D50 को डी जिंक के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो अगर मैं D50 को डी जिंक बनाता हूं तो कितने का खर्चा करना पड़ेगा 15 का। 15 की प्रोसेसिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा जी और अगर मैं इस D50 को डी जिंक में कन्वर्ट करता हूं 15 की कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। और मसला ये है कि जो 3 रुपए पर यूनिट पर बेचता हूं वो भी नहीं बेच पाऊंगा, वो भी बेच नहीं पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी तो एक तो 15 पे प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, मेरी बात समझ आ रही है। दूसरा ये जो D50 मैंने खरीदा था 5 का और ये 3 का बेच पाऊंगा, तो इसका मतलब ये किसी को ऑफ हो जाएगा, वो भी बेच नहीं पाऊंगा। तो यहां से मेरा NRV भी लॉस हो जाएगा, NRV का भी नुकसान हो जाएगा। कितना नुकसान होगा 3 का। इसका मतलब अगर D50 को डी जिंक में कन्वर्ट करता हूं तो टोटल कितना खर्चा लग रहा है 18 का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी 18, मार्केट प्राइस कितनी है 20। इन दोनों में से लोअर कौन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 5,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 18 से, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट